गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स किए थे, जहां हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा समझा था और हमने ये भी देखा था कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को ले, नॉमेनक्लेचर। अब व्हाई नॉमेनक्लेचर इज रिक्वायर्ड। देखो सिंपल सी बात है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, बहुत बड़ी बायोडाइवर्सिटी है और इसको हम बिना नाम दिए नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, विदाउट गिविंग नेम्स। देखो, हम इन्हें नाम दिए बिना इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, एंड विदाउट गिविंग नेम्स इज इट पॉसिबल टू स्टडी देम? नहीं। प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी होना चाहिए, जो हमने कल पढ़ा था। सो अब नॉमेनक्लेचर क्या है, क्या डेफिनेशन होगी? देखो सिंपल सी बात है, गिविंग नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म, गिविंग नेम टू द ऑर्गेनिज्म इज नॉमेनक्लेचर। अब आप किस तरह के नाम दे सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ नेम्स आर गिवन टू द ऑर्गेनिज्म? देखिए, नॉमेनक्लेचर हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। या तो कॉमन नेम, जो हम आम तौर पे, हर लैंग्वेज का अपना कॉमन नेम है, ठीक है, हर लैंग्वेज में ऑर्गेनिज्म का अपना कॉमन नेम है। और एक है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम्स, है ना, साइंटिफिक नेम्स। तो सबसे पहले हम किसे देखते हैं? हम कॉमन नेम के बारे में। साइंटिफिक नेम्स को पढ़ने के पहले, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले, हम इस पूरे कॉमन नेम को सबसे पहले ना थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, कॉमन नेम्स। देखो कॉमन नेम्स जो है इसके एडवांटेज भी है। क्यों? देखो कुछ एडवांटेज इसके क्या है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट एडवांटेज देता हूं आपको। जैसे आप यहाँ कहोगे कि देखिए जी, कॉमन क्यों एडवांटेज है? क्योंकि ये चाइल्डहुड फेमिलियरिटी है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, है ना, माँ बाप हमारे नाम बोलते रहते हैं जानवरों के, चाइल्डहुड फेमिलियरिटी है। दूसरी चीज है, इजी टू प्रोनाउंस है, इजी टू प्रोनाउंस, क्लियर। तीसरी चीज है, वो ब्रीफ होते हैं, है ना, वो ब्रीफ है। एंड यूनिनोमियल, यूनिनोमियल क्या है? उनका एक ही नाम है, बाइनोमियल नहीं है, दो नाम नहीं है, दो पार्ट्स नहीं है नाम के हिस्से। देयर इज ओनली वन पार्ट ऑफ द नेम। जैसे जैसे मान लो हम टमाटर, टमाटो, है ना, एक ही कॉमन नेम है टमाटो। आलू, पोटैटो, है ना, इसी तरह से सेब, हम कहते हैं एप्पल। तो देखो यूनिनोमियल है, हैविंग ओनली वन पार्ट, है ना, वन पार्ट है, इजी टू रिमेंबर है। लैंग्वेज के हिसाब से कॉमन नेम्स इजी होते हैं। लेकिन अगर अगर इनकी मैं आपसे एक बात पूछूं कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी तो हैं फिर। देखो इसके डिसएडवांटेज भी तो हैं। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल नाम दे रहे हो यार, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को आप एक सिंगल नाम दे रहे हो। मैनी ऑर्गेनिजम्स, चलो पॉइंट लिख लेते हैं, मैनी ऑर्गेनिजम्स आर गिवन ए सिंगल नेम, गिवन ए सिंगल नेम। और वो क्या है? जैसे आप सभी बर्ड्स को आप क्या कहते हो? ऑल बर्ड्स, ऑल स्मॉल बर्ड्स। मैं ऐसे कहूं, ऑल स्मॉल बर्ड्स आर नोन एज चिड़िया। बात समझ आई? चिड़िया ही कहते हैं यार, ये छोटी सी चिड़िया दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद और डिसएडवांटेज क्या है? देखो डिसएडवांटेज क्या है कि यहां पर क्या है कि ये मैं कहूंगा समटाइम्स इट बिकम्स कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग हो जाता है, कंफ्यूजिंग नेम्स होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि अब कौन सा नाम क्या है। जैसे आप देखो, आप हम ले लेते हैं जैसे सिल्वर फिश, कुछ नाम लिखता हूं मैं,
सिल्वर फिश, कटल फिश, है ना, स्टार फिश, स्टार फिश है। अब अगर इन तीनों को देखो, अगर आप इन तीनों को देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर एक अनजान जिसको बायो की नॉलेज नहीं है वो कहेगा ये तो फिश है, या एक 10th क्लास का बच्चा या 9th क्लास का बच्चा मोस्टली क्या होगा, मोस्टली वो यही कहेंगे कि देखिए जी ये सारी फिशेस है, पर ऐसा नहीं है। अगर ये सिल्वर फिश को देखो तो ये इंसेक्ट्स है, ठीक है। अगर कटल फिश को देखे तो ये काइनोडर्म है ना। और अगर हम स्टार फिश को देखें तो ये क्या है, सॉरी कटल फिश इज मोलस्क, ये क्या है हमारा, इस कलर से ले लिया, डेट इज अवर मोलस्क, है ना। और अगर हम यहाँ स्टार फिश को दे तो ये काइनोडर्म है। बात समझ आ गई? तो यहाँ कई बार क्या होता है कि देखो ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्लियर। तो देखो इसी वजह से क्या होता है कि, और तीसरी चीज यहाँ क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी नहीं है, यूनिवर्सली नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ ये छोटी सी एक हल्का सा आइडिया दे रहा था नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम्स के बारे में, कि ये इजी है कि भाई नेचुरली हम बच्चों को भी पता लग जाता है ये घोड़ा है, ये हाथी है। लेकिन अगर अगर हम ये लॉइन है, ये टाइगर है, वो पिक्चर देखकर ही आसानी से पहचान सकता है ना। क्लासिफिकेशन में भी हमने ये चीजें की। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हमने कोई मॉडल लेना है, वो सबसे पहले किसने दिया था? देखो चलिए हेडिंग डालते हैं हम, ये वाली जो हेडिंग है सेकंड हमारी साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेमिंग। ये किसने प्रोसीजर दिया था साइंटिफिक नेमिंग? ये जो प्रोसीजर था इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। अब देखो कैरोलस लिनियस ने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म दिया था। उसने दिया था कि भाई देखो अगर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेमिंग देनी है तो दैट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहां पर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, गिविंग साइंटिफिक नेम्स, गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और करेक्ट साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसे ही दे दिया गया? नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो उसने नाम दिए वो सब उसने अपनी एक किताब में लिख दिए थे। वो पूरे नाम जो थे, अगर वो प्लांट्स के नाम थे तो उसने एक किताब लिखी थी। इन उसने जो किताब लिखी थी डेट इज स्पीशीज प्लांटेरम, और इसमें उसने सभी वैलिड प्लांट्स के नाम लिख दिए थे, 1751 में लिख दिए थे। और जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी वैलिड एनिमल्स के नाम थे, वो उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की मदद से उसने किस में लिख दिए? एक बुक सिस्टमा नेचुरल। अब मोटा मोटा उसने ये सारा काम यहां कर दिया है ना, 1758 तक ये सारा काम कर दिया था। अब देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था कि नेमिंग देनी। अब नेमिंग के कुछ रूल होने चाहिए, नेमिंग के कुछ रूल्स होने चाहिए, और वो जो रूल्स थे वो भी तो कोई एजेंसी तय करेगी। और वो जो रूल्स थे, शुरू में तो चलो ठीक है, शुरू में ठीक है कि यहाँ पर स्पीशीज प्लांटेरम में उसने और सिस्टमा नेचुरल में उसने कुछ रूल्स दे दिए, लेकिन इन रूल्स को रिवाइज भी किया गया, इन रूल्स को रिवाइज भी किया गया। और रिवाइज थ्रू किसके किया गया, चलिए देखते हैं। सो शुरू में तो कैरोलस लिनियस ने रूल्स दे दिए, इसमें यहाँ प्लांट्स के नाम लिख दिए, यहाँ एनिमल्स के नाम दे दिए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने कुछ रूल्स की रिवीजन की। सो यहाँ हम
द रूल्स आर रिवाइज्ड थ्रू। देखो समझो, अब ये रूल्स किसने रिवाइज किए, कैसे हुए, रिवाइज थ्रू सर्टेन एजेंसीज। ठीक है, और वो एजेंसीज क्या थी, थ्रू। चलिए, अगर हम प्लांट्स की बात करें, फॉर प्लांट्स, वो किसने किया, इट वॉज डन बाय आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बात समझ आई। सारे प्लांट्स इसमें अब रिवाइज्ड हो गए, है ना, किसी में कोई प्रिंटिंग एरर था, कुछ भी था, उन्होंने रिवाइज किया कि भाई कुछ रूल्स उन्होंने तय कर दिए थे, हल्के फुल्के जो रूल्स यहां थे ठीक थे, लेकिन और भी कुछ रूल्स ऐड कर दिए गए। अच्छा, अब अगर हम एनिमल्स की बात करें, फॉर एनिमल्स, तो इसके लिए क्या हुआ, देयर कम्स अनदर एजेंसी, दैट इज ICZN। और ICZN क्या था, इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। zoological nomenclature। और इसके अलावा देखो और भी एजेंसी थे, देयर द रूल्स वर रिवाइज्ड फॉर बैक्टीरिया आल्सो। देखो, फॉर बैक्टीरिया, अब यहां पर क्या था, थोड़ा सा एब्रीविएशन जो है कंफ्यूजिंग हो सकती है, अब वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसा पूछा गया। यू कैन राइट इट एज IC बैक एन, और ICBN भी लिख सकते हो, और ये डिपेंड करता है, हालांकि दोनों सेम हो गई, लेकिन डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहां आप नाम सीधा सीधा बता सकते हो, क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, है ना, यहां लिख देते हैं, चलो, इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, बात याद रहेगी। अच्छा, अगर वायरसेस के लिए भी हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये सारा, ये यहाँ एक्स्ट्रा है, चलो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो यहाँ क्या किया गया, ICBN, तो ICBN का इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, और वायरस नॉमेनक्लेचर भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, वायरल नॉमेनक्लेचर हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, है ना, जो हम कल्टीवेशन में करते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए। अब कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए भी कुछ नाम तो दिए गए, है ना, और देते भी है, उसके लिए क्या आया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो यहां लिख देते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, यहां थोड़ा सा अलग हो गया, नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ध्यान रखो कि यहां पर इन एजेंसीज ने रूल्स रिवाइज किए, और वो रूल्स क्या थे जो उन्होंने रिवाइज किए, क्या रूल्स दिए कि आपने जो नाम देना है वो किस तरह से दे रहा है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। अब नाम से ही पता लगता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो सकता है, जरा देख लेते हैं कि यहां हम एक एक और यहां से शुरुआत करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब देखो, जब मैं रूल्स के बारे में पढ़ूंगा, जब मैं रूल्स के बारे में आपको बताऊंगा, तो आपको सीधा सीधा समझ आ जाएगा, बाइनोमियल का मतलब है टू नेम्स, द नेम हैविंग टू पार्ट्स, द नेम हैविंग टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स है, नाम के दो हिस्से हैं। अब वो रूल्स में बताया गया, अब रूल्स देख लेते हैं क्या है। देखो, रूल्स क्या कहेंगे कि देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम के दो हिस्से होंगे। each organism each organism's name consists of two parts, दो हिस्से होंगे। वो दो हिस्से क्या होंगे, जल्दी से देख लेते हैं। एक जेनरिक नेम, ठीक है, जिसे हम जीनस कहते हैं या जीनस कहेंगे, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट।
स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज नेम, स्पीशीज नेम होगा। अच्छा, अनदर पॉइंट क्या होगा, देखो जो जेनरिक नेम है, इट इज ऑलवेज रिटन द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, द फर्स्ट letter of generic name is always capital, और यहां पर द फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक epithet is always small। बात समझ आ रही है। अच्छा, अभी एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, दूसरी चीज है कि अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, देखो मैं जल्दी से, इफ हैंड रिटन तो क्या करोगे, अंडरलाइन बोथ पार्ट्स सेपरेटली। मैं बार बार कह रहा हूं सेपरेटली, इकट्ठा नहीं करना है, सेपरेटली करना है। और अगर प्रिंटेड है, इफ प्रिंटेड, जैसे बुक्स पे प्रिंटेड होता है, ठीक है, रिटन इन, या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इफ प्रिंटेड, चलो रिटन इन ऐसे ही कर लेते हैं, रिटन इन इटैलिक्स। देखो इटैलिक्स में विदाउट अंडरलाइन, अब ये भी चीज याद रखना, विदाउट अंडरलाइनिंग, यहां कोई अंडरलाइन नहीं होगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ऑथर का नेम आ गया, अब जिसने डिस्कवर किया है, तो जो ऑथर नेम है या डिस्कवरर नेम है इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड, पूरा नाम नहीं लिखना है, एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है, एट द एंड, विदाउट एनी पंक्चुएशन, यानी कोई कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं लगाना है, सीधा। बात समझ आ रही है? देखो बात समझ आनी चाहिए। अच्छा, नो चेंज इन स्पेलिंग, नो चेंज इन नेम और स्पेलिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जितने भी नाम लिखे गए हैं ना, वो सब लैटिन लैंग्वेज में है। सिंपल सा पॉइंट है, आपको पता भी होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में है, इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, नाम में कोई चेंज नहीं कर सकते। हाँ, नया नाम आप ऐड कर सकते हो, डिस्कवर का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन पहले जो होगा वही लिखा जाएगा। लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ठीक है, नया नाम आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पुराने को डिलीट नहीं कर सकते। लैटिन लैंग्वेज में है, उसके स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लैटिन लैंग्वेज है आज ये इट इज डेड, इट इज रिगार्डेड एज डेड लैंग्वेज। हाँ, एक चीज कर सकते हो, अगर कोई पार्ट मिसप्रिंट है, या कोई एरर है, वो आप ठीक कर सकते हो, कैन बी रेक्टिफाइड। लेकिन अगर आप कहो कि नाम आप हटाना चाहते हो इस किताब से, वो हटा नहीं सकते, नया नाम ऐड कर सकते हो। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत है, इतना आपके लिए, नीट के लिए भी बहुत है और आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत है ना। बात समझ आई? अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, है ना। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं, हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या लेनी है हमने, चलो एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, डेट इज मैंगीफेरा इंडिका।
अब क्या ये सही लिखा मैंने? सबसे बड़ी बात है, अगर आप रूल पढ़ो तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि देखो, दो हिस्से हैं। मैंगीफेरा इंडिका क्या है? इसका कॉमन नेम है मैंगो, आम। अब ये जो आम है, आम के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर हमने इसका साइंटिफिक नेम लिखा, पर क्या सही लिखा? देखो, एमसीक्यू यहीं से आता है, मैंने जान के गलत लिखा है। पहला वर्ड जो है, ये जो यहां लिखा गया है, दिस इज जीनस। ये जो यहां लिखा गया है, दिस इज, ये जो है दिस इज जीनस। ये जीनस है फर्स्ट, ये पार्ट, दिस इज जीनस, ये जेनरिक नेम। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसका पहला लेटर जो है वो क्या है? कैपिटल होना चाहिए। रूल तो यही कहता है, रूल तो यही कहता है भाई, देखो जेनरिक नेम है और इसका पहला लेटर कैपिटल। लेकिन यहां तो क्या कर दिया हमने? ब्लंडर कर दिया। तो यहां हम क्या करेंगे? लेटस रेक्टिफाई इट, यहां हम इसको ठीक कर लेते हैं। जो हमने गलत लिखा था, अब बात याद रखना, ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। अब आपको कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि जो यहाँ स्पीशीज है, स्पीशीज जो है ये तो लिखी गई, इट इज स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज नेम, जिसे हम कह रहे हैं स्पेसिफिक एपिथेट। लेकिन जो इसका पहला वर्ड है, कैपिटल कैपिटल है, ये हमेशा क्या होगा? स्मॉल होगा। बात समझ आई? बात समझ आ गई? आ गई सर। अच्छा, दूसरी चीज यहां क्या कहता है कि अब देखो, अब देखो, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां आप क्या करोगे कि इस नाम को मैं फिर से लिखता हूं, इस नाम को मैं यहां फिर से लिखता हूं, मैंगीफेरा। क्या ये मैंने सही लिखा? मैंगीफेरा इंडिका लिख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसको क्या है, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि अगर ये मैंने लिखा है, कॉपी के ऊपर लिखा है, तो इसको मैं सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा, सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम लिखा, और वो कहां लिखूंगा? एंड पे, और वो भी एब्रीविएशन में, विदाउट एनी पंक्चुएशन, नथिंग, ठीक है। वो यहां पर लगा दिया जाएगा। तो लिन का मतलब क्या है? लिन का मतलब है लिनियस ने इसको डिस्कवर किया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर यही यही मैंगो जो है, मैंगीफेरा इंडिका जो है, मुझे प्रिंटेड में लिखना है, किसी किताब के ऊपर प्रिंट करवाना है, तो वो मैं हमेशा इटैलिक्स में लिखूंगा, ठीक है। वी नो इटैलिक्स इस तरह से लिखी जाती है, ऐसे, है ना, वो इस तरह से लिखेंगे। लेकिन एक याद रखिए, नो अंडरलाइनिंग। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? हम इसके स्पेलिंग में कुछ कुछ नहीं चेंज कर सकते क्योंकि डेड लैंग्वेज है। बात समझ आई? तो देखो, कॉमन लैंग्वेज में जो नाम थे वो कंफ्यूजिंग थे, है ना। यहां जैसे ये हमने कहा, और साइंटिफिक नेम्स ने हमारी वो कंफ्यूजन दूर कर दी, क्योंकि क्योंकि यहां पर एक पॉइंट में जो बताऊं आपको, ये इसलिए दूर कर दी क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे। बात समझ आ गई? वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थे। देखो, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि सिल्वर फिश हर लैंग्वेज में अलग होगी। कटल फिश को कुछ और बोलते होंगे, स्टार फिश को और बोलते होंगे। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मैं यहाँ लास्ट में एक दे देता हूँ। जैसे जैसे आप इंग्लिश में गुलाब को क्या कहते हो? रोज कहते हो, ठीक है, इंग्लिश का नाम है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में गुलाब कहते हो, ठीक है। बांग्ला में क्या कहते हैं? गोलब कहते हो, है ना। और अगर आप तमिल में कहो तो रजापो कहते हैं। है क्या ये? सभी के सभी अल्टीमेटली क्या है? वो गुलाब का फूल है ना, गुलाब का फूल, जिसे हम रोज कहते हैं। लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश में रोज कहते हैं, हिंदी में गुलाब कहते हैं, अगर वेस्ट बंगाल में कहे तो गोलब कहते हैं, तमिलनाडु में चले तो रोजापा। एक ही चीज को देखो, डिफरेंट नाम है, लैंग्वेज
हर जगह पे लैंग्वेज चेंज हो रही है और लैंग्वेज जो है वो कंफ्यूज कर रही है हमें। तो वही चीज साइंटिफिक नेम्स ने खत्म की। तो देखो यहां पर एक लाइन में आपको बता दूं, एक लाइन जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो क्या है, देखो वो क्या है हमारे पास, वो है, देखो क्यों जरूरत पड़ी इन नॉमेनक्लेचर की, साइंटिफिक स्टैंडर्डाइज्ड नेम की। मैंने पहले ही कहा मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, हेंस ये एनसीईआरटी की लाइंस है, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जरूरी है, सच दैट, इसलिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब वही जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ऐसा कुछ करें कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism, और जिसे क्या कहा गया, वो एक्सेप्टेबल हो पूरे वर्ल्ड में, और उसे हमने क्या कहा, देखिए जी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, एनसीईआरटी की ये लाइंस है, और ये पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट वहीं से लिया गया है। बात क्लियर हो गई? तो आई होप यू लाइक द लेक्चर, डू शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।